दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय राजनीति में आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर कुछ क्षणों के लिए ऊपर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दरवाजा बंद ही मिलेगा। और भारतीय राजनीति की एक विकट स्थिति यह भी है कि जनता अपने नेता से उम्मीद भी पालती है और सपने भी देखना चाहती है, भरोसा भी जतलाती है, लेकिन भरोसा टूटने पर दफन करने से कतराती भी नहीं है और चंद दिनों में फिर वह भूल भी जाती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि भारत में कोई सिस्टम राजनीति के आगे काम नहीं करता। भारत के भीतर में कोई पॉलिसी डिसीजन या एक बड़ा विजन भी तब तक काम नहीं करता जबकि आमूल चूल परिवर्तन करने की दिशा में कोई नेता सपनों को पैदा ना कर दे। और भारत के भीतर में आजादी के बाद से एक लंबी फेरिस्त रही है। नेताओं ने इस देश को सपने दिखाए, उन सपनों के साथ जनता को जोड़ा और उसके बाद सियासत उनके हाथ में रही। सियासत की डोर को जैसे मन चाहे वो तानते रहे और जनता ने भी उसी उम्मीद और आस के साथ अपने नेताओं को अपने कांधे पर बैठाए रखा। लेकिन जब उम्मीद और भरोसा टूटता है तब फिर नेताओं को जनता दफन करने से भी कतराती नहीं है। और मौजूदा वक्त की राजनीतिक स्थिति में आज हम जिक्र कांग्रेस का करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता के निधन के बाद उस कांग्रेस के भीतर की शून्यता को शायद वह कांग्रेसी बहुत बारीकी से समझ पा रहा हो, जिसे लगता हो कि क्या कोई नेता ऐसा है जो गांधी परिवार के बाद सबसे ताकतवर रहा होगा। क्या कोई ऐसा नेता है जब गांधी परिवार भी किसी मुश्किल में आती होगी तो कहती होगी जाओ उस नेता के पास, रास्ता खोजो, समाधान वहां से निकल जाएगा। या फिर जनता या नेताओं की फौज के बीच एक ऐसा नेता खड़ा हो जो गांधी परिवार के सामने कर्टन के तौर पर हो, एक ऐसी चादर के तौर पर हो जिसमें इस पार से उस पार और उस पार से इस पार देखने की परिस्थितियों के बीच में वही नेता हो। वो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा हो, वो आसान वक्त में भी हो, वो सत्ता पाए हुए जब आपके साथ तमाम खुशियां थी उस वक्त भी वो साथ खड़ा हो। आज हम जिक्र की शुरुआत अहमद पटेल से करना चाहते हैं। अहमद पटेल एक ऐसे शख्स कांग्रेस के भीतर में जहां पर जिस भी नेता के सामने जो मुश्किल आई, जिसके पास भी जो गुस्सा आया, जिसके पास भी जो खुशी आई, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नेता हो, पार्टी के भीतर बड़े कद्दावर नेता के साथ पहचान पाया हुआ हो, या फिर किसी बाहरी नेता को शामिल करने की कांग्रेस के भीतर की जो परिस्थितियों में उबाल पैदा होता हो, उसमें एक घेरा बनाकर गांधी परिवार के अनुकूल स्थिति करने वाले शख्स का नाम अहमद पटेल। बड़े संयम का काम होता है राजनीति को साधना, और उसमें भी ऐसी राजनीति को साधना जिस वक्त आप सर्वोच्च नेता के करीब ना हो, जिस वक्त आप सर्वोच्च नेता के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाने में ही लगे हो। राजीव गांधी 1985, उस समय अहमद पटेल की एंट्री भारत की राजनीति में कांग्रेस के जरिए होती है। 35 साल तक कांग्रेस के भीतर अहमद पटेल की स्थिति आते आते एक ऐसे कद्दावर नेता के तौर पर हो गई जो शख्स कहता कुछ नहीं है, जो खामोशी के साथ स्थितियों को पकड़ता है, उसकी नब्ज को पकड़ता है। और जो भी नेता जिस भी रूप में या मौजूदा वक्त में, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, एक लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की जिन्होंने बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में कांग्रेस को लेकर खड़ा किए। लेकिन अहमद पटेल के सामने उनकी खामोशी इस रूप में हमेशा रही कि आप जो कहेंगे वो ठीक होगा। इसके मतलब क्या है? भारत की राजनीति में और मौजूदा वक्त की पीढ़ी जो भारत की राजनीति को देख पा रही है, वो अगर समझना चाहे तो प्रमोद महाजन नाम उनके जहन में आ सकता है। प्रमोद महाजन भी तमाम भीड़ को संभालने की परिस्थिति में रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तक वो बहुत कम लोगों को पहुंचने देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी। एक नाम और हमें याद आता है क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता है। संघ परिवार का टकराव जब वाजपेयी सरकार के साथ था तो उस वक्त आरएसएस से निकले हुए जो बीच में खड़े थे वो मदन दास देवी थे। बड़ी शालीनता के साथ परिस्थितियों को संभालते थे, वैचारिक तौर पर भी, सांगठनिक तौर पर भी और पॉलिसीज को लेकर भी। इसी कड़ी में मौजूदा वक्त में एक नाम अमित शाह का भी आप ले सकते हैं। जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं उसमें अमित शाह जिस रूप में टिके हुए हैं वह शायद सबसे बड़े पिलर के तौर पर उनकी मौजूदगी है।
संगठन को संभालना हो, पार्टी को संभालना हो, पॉलिसी डिसीजन लेना हो, किसी राज्य को प्रभावित करना हो, कहीं से कांग्रेसी सरकार डिगानी हो, क्यों अमित शाह का नाम लिया जाता है? इन परिस्थितियों में भारत की राजनीति को आज मथने की कोशिश कीजिए और जरा समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के सामने संकट क्या है। और अब अहमद पटेल जी के निधन के बाद एक ऐसी शून्यता कांग्रेस के भीतर पैदा होगी जिसमें जिस चौकड़ी से राहुल गांधी घिरे हुए हैं, जाहिर है वो चौकड़ी अपने आप को गांधी परिवार से भी बड़ा बताने की कोशिश कांग्रेस से जब जब जो टकराएगा उसके सामने वो करेगी ही, किसी दूसरे को अंदर आने नहीं देगी। यह एक स्थिति लगातार होती है और लगातार इन बातों का जिक्र कांग्रेस के भीतर से निकल कर आता है। अहमद पटेल एक लिहाज से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को सलाह मशविरा करते रहे, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे और राहुल गांधी भी फिर ये कहने से नहीं कतराते थे, उम्रदराज लोग और युवा लोगों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में कांग्रेस जिस रास्ते चल रही है वो सही रास्ता है या मुश्किल और बढ़ेगी? और इस मुश्किल बढ़ने के दौरान जो बार बार सवाल उठता है कि गांधी परिवार का सदस्य अगर अध्यक्ष ना हो तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। अगर आजादी के बाद से आप देखें तो इन 73 बरस के दौर में सिर्फ और सिर्फ 35 बरस ही ऐसे रहे जब गांधी परिवार के व्यक्ति ने अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को संभाला। नेहरू से लेकर राजीव गांधी के पीरियड तक के दौर में, अगर उन दौर में आप याद करें 1947 से लेकर 1989 तक, उस दौर में नेहरू सिर्फ 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे, इंदिरा गांधी 6 साल के लिए प्रेसिडेंट रही, राजीव गांधी 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे, यानी 14 साल। लेकिन वह उम्र अगर आप देखेंगे तो वो 37 साल लंबे उम्र में सिर्फ 14 साल अध्यक्ष रहे। लेकिन इस दौर को जब आप देखना शुरू करेंगे, जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती और बीच में 1 साल के लिए राहुल गांधी आते हैं, तो लगभग 22 साल में 10 साल सत्ता रहती है और 22 साल प्रेसिडेंट कांग्रेस फैमिली का रहता है। लेकिन क्या कांग्रेस गांधी परिवार के व्यक्तियों के जरिए ही संभाली गई? जेबी कृपलानी साहब 1947 में थे, पट्टारा में सीतारमैया 1948-49 में थे, पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में थे, वी एन डेवर जो कि स्वराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 48 से 54 तक मुख्यमंत्री रहे थे, राजकोट से वो चुनाव जीते थे जहां से पहली बार नरेंद्र मोदी भी चुनाव जीते। 55 से 59 तक कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे। नीलम संजीवा रेड्डी, कामराज निजप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, ब्रह्मानंद रेड्डी, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, एक लंबी फहरिस्त अध्यक्षों की। तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई? जी नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस देश में आजादी के संघर्ष और भारत के निर्माण के मद्देनजर कांग्रेस का जन्म नहीं होता है, बल्कि कांग्रेस एक वे ऑफ इंडिया हो जाती है। जिस तरह बीजेपी बार बार कहती है हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, हमारा कहना है वे ऑफ इंडिया के तौर पर कांग्रेस को खड़ा किया गया और कांग्रेस इसी रूप में चाहे अनचाहे मौजूदगी उसकी हर वक्त रहेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में फिर ऐसा क्या है कि राजनीतिक सफलता नहीं मिलती है, चुनावी सफलता नहीं मिलती है और कांग्रेस के भीतर से आवाज लगातार उठते रहते हैं। यहां एक चीज समझनी होगी कि जब देश में राजनीतिक सत्ता के जरिए लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया हो, तब कांग्रेस पार्टी के भीतर लड़ाई इस बात को लेकर होती है कि इनर डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। साहब, इनर डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, सवाल ऐसे नेता का है और सवाल उस नेता के इर्द गिर्द ऐसे सुझाव देने वाले लोगों का है जिनकी दृष्टि और जिनका विजन शायद आने वाले वक्त में भारत को कैसे गढ़ा जाएगा, कैसे बनाया जा सकता है, इस दिशा में लगातार चिंतनशील हो। अन्यथा परसेप्शन और प्लेयर के तौर पर राहुल गांधी ही कांग्रेसियों को नजर आएंगे। परसेप्शन प्लेयर नहीं बनाता है और प्लेयर बनाए हुए परसेप्शन से आगे के विजन को क्रिएट करता है। यह समझ कांग्रेस के भीतर आनी होगी। लेकिन हमें लगता है कि इस सफर पर चलें, उसमें जब 23 कांग्रेसियों ने पत्र लिखे, उन 23 कांग्रेसियों को लेकर कहने की स्थिति इसलिए नहीं है कि उन 23 में से किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कांग्रेस को संभाल सकता हो। कोई कद्दावर नेता ऐसा नहीं है जो इस बात का दावा कर दे कि हम अपने राज्य में जिता देंगे आपको। कोई ऐसा नेता नहीं है जो यह भी दावा कर दे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो जरूर जीत जाएंगे। तो फिर वो कांग्रेस कैसे संभालेंगे? इसका मतलब है कि कांग्रेस टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनी और ये टुकड़े टुकड़े नेता नहीं थे, जनता के भीतर की वह समझ थी जो महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल,
इन सब के जरिए धीरे धीरे पैदा होते हुए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनकी सोच को बढ़ाती है। लेकिन इस पीरियड में जगजीवन राम भी शामिल होते हैं। इस पीरियड के भीतर अगर जेपी कृपलानी भी शामिल होते हैं, ऐसे नेता भी शामिल होते हैं जो मौजूदा वक्त में आप कहेंगे अच्छा वह भी थे क्या। नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, बहुत सारे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनका हमने जिक्र किया। यहां से सवाल होता है, अब कांग्रेस को देखना शुरू करें अहमद पटेल के बगैर। अहमद पटेल जो गांधी परिवार के लिए सेफ्टी वॉल्व थे, अहमद पटेल जो एक पर्दे का काम करते थे गांधी फैमिली के लिए। ऐसे अहमद पटेल जो गांधी फैमिली तक पहुंचने से रोकते भी थे और पहुंचाते भी थे, और गांधी फैमिली भी अपने आने से पहले, अपने तक पहुंचने से पहले किसी को भी अहमद पटेल के समक्ष खड़ा कर देती थी। जिन नामों का 23 नामों का जिक्र किया, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चौहान, राजेंद्र कौर भट्टल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, जतिन प्रसाद, वीरप्पा मोइली, कोरियन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, राज बब्बर, क्या बताइए ये किसी राज्य में चुनाव जिता सकते हैं? तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन नहीं सकते। और कांग्रेस के भीतर जो अध्यक्ष बने हैं, अगर आप उस पीरियड में चले जाइएगा तो आपके भीतर यह सवाल होगा कि ब्रह्मानंद रेड्डी कैसे बन गए। आपके भीतर सवाल होगा कि चापलूसी करने वाले देवकांत बरुआ अध्यक्ष कैसे बन गए। आपके भीतर सवाल होगा कि कोषाध्यक्ष एक वक्त सीताराम केशरी अध्यक्ष कैसे बन गए। इसका मतलब यह है कि विजन होना जरूरी है। और विजन का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप मौजूदा वक्त में कांग्रेस शासित राज्यों को देखने से बात शुरुआत करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने ही कांग्रेस पार्टी के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं संभाल पाते हैं, और आज वो बुलाए हुए हैं उनको कि आइए लंच पर आइए, बैठिए साथ में, क्योंकि ये हवा चल पड़ी है कि सिद्धू की वापसी कहीं बीजेपी में तो नहीं हो रही है। इसीलिए यह संदेश है कि पंजाब की राजनीति के भीतर में अगर अकाली दल और बीजेपी अब आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पिछड़ती चली जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो उन्हें ध्यान आया कि लंच पर बुलाया जाए। राजनीति और राज्य कांग्रेस ऐसे संभालेगी क्या? गहलोत राजस्थान में, जिस नेता ने वहां पर सबसे ज्यादा मेहनत की, सचिन पायलट, उसको नहीं संभाल पाए। कैसे आपको मान्यता दी जाएगी और किस रूप में कांग्रेस को मान्यता दी जाएगी कि आप कैसे संभाल पाते हैं? कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं संभाल पाए। मध्य प्रदेश की सरकार आपके हाथों से चली गई। कौन कहेगा कि ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस को संभाल पाएंगे? आपके हाथ में तो सत्ता थी। तो चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ की भी स्थिति देखिए। बघेल साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जो सरगुजा से आते हैं, शाही परिवार से उनका जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा पूरे राज्य में हर कोई जानता है। आपस में ही संभाल पाने की स्थितियां नहीं है, तो बीजेपी किसी दिन भी किसी को भी दाना डालेगी, क्योंकि पैसा तो इस वक्त एक ही पार्टी के पास है, और राजनीति करनी है तो पैसा आपके पास होना चाहिए। नोटबंदी ने भारत के तमाम राजनीतिक दलों को खत्म कर दिया और पैसे को एक पार्टी तक सिमटा दिया। नियम कायदे और तमाम इस देश की उन एजेंसियों ने जिनका काम इस देश में बराबरी पर देखना था, लेकिन सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, उसने जिस भी रूप में काम किया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तो कमाल कर दिया। तो बीजेपी माला माल है, वह किसी भी चीजों को अपने साथ कर सकती है। अगर वैचारिक तौर पर स्थितियां मजबूत नहीं है, विजन नहीं है, आने वाले वक्त को लेकर कोई उजियारा नहीं है, या फिर बंद दरवाजा दिखाई देगा, तो कोई भी डामाडोल होने लगेगा। यह कांग्रेस के भीतर की स्थिति है। और शायद अहमद पटेल का ना रहना इस डूबती हुई कांग्रेस में कहीं ताबूत में आखिरी कील तो नहीं है। हम ऐसा नहीं मानते हैं। कांग्रेस अपने तौर पर चीजों को डेवलप कर सकती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे डेवलप करेगी, हमें लगता है यह समझना होगा। 2 से 3 साल का टारगेट लेकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की तत्काल में जरूरत है। उसमें भी उन राज्यों को आपको अलग करना होगा जहां पर सीधे बीजेपी से टकराव है, उसके लिए एक अलग विजन काम करता है। जहां पे गठबंधन करके आगे बढ़ना है, उसके लिए एक अलग विजन काम करता है। और जहां पर, क्योंकि कांग्रेस का एक वक्त कॉर्पोरेटीकरण हुआ था, आज बीजेपी का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है। कांग्रेस ने अब उन मुद्दों को उठा लिया है जो मुद्दे लेफ्ट के हुआ करते थे, किसान मजदूर के मुद्दे। बीजेपी कांग्रेस की सत्ता में रहने के लिए दौरान इन मुद्दों को इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि वो व्यापारियों की पार्टी रही। किसान मुद्दों से वो जुड़ नहीं पाई। कांग्रेस बहुत तेजी से जुड़ गई।
अब यहां पर सवाल है कि अगर कांग्रेस ने अपने कॉर्पोरेटीकरण को त्याग दिया और बीजेपी ने अपना लिया है, तब तो कांग्रेस के लिए और अनुकूल स्थिति होनी चाहिए। तो उसके भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप जहां सीधे बीजेपी से टकराना है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, और एक लिहाज से पंजाब को भी हम मानकर चल रहे हैं, सीधे आपको वहां बीजेपी से टकराना है। इसके अलावे जो गठबंधन की राजनीति है, उसके लिए आपको अलग स्ट्रेटजी अपनानी होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी, बिहार में जेडीयू आरजेडी और लेफ्ट खड़ा है वहां पर, झारखंड में जेएमएम खड़ा है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी भी खड़ी है, लेफ्ट भी खड़ी है, महाराष्ट्र में एनसीपी भी है और अब तो शिवसेना भी है, तेलंगाना में टीआरएस भी खड़ा है, अलग अलग राजनीतिक, तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके खड़े हैं। गठबंधन की राजनीति स्टेट वाइज और सेंटर की राजनीति में जहां पर बीजेपी से सीधे टक्कर लेनी है, वहां किस रूप में काम करना है, इसको लेकर एक विजन आपको रखना होगा और उसकी एक पूरी टीम आपको बनानी होगी। उस टीम की मशक्कत का टारगेट 2 से 3 साल, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 आपको टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा, अन्यथा चीजें आपकी बिखर जाएंगी। बिखर नहीं जाएंगी बल्कि कुछ और लंबी खिंच जाएगी, फिर आप 2029 का इंतजार करेंगे। नेशनल लेवल पे गठबंधन और स्टेट लेवल पे गठबंधन की सोच जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब एक है कि आपके विजन में 2 चीज बड़ी बेसिक होनी चाहिए। एक, कोर इशू पर हम ध्यान देंगे जिसमें माइनस मोदी होगा। अगर आप हर इशू के साथ मौजूदा वक्त में उस बीजेपी और संघ पे निशाना साध रहे हैं जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर आप उन्हें ही मजबूत करते हैं। इसके लिए एक रेफरेंस जहन में याद रखिए, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यही गलती की थी। इतनी बार सोनिया गांधी का नाम लिया, जिस नेता को कोई नहीं जानता था उसको पूरा देश जान गया, और 2004 में शाइनिंग इंडिया हवा हवाई हो गया, कांग्रेस की सरकार बन गई। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया, उनका कद और बड़ा हुआ, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना लिया प्रधानमंत्री के तौर पर। उसके बाद की स्थिति हमारे सामने है, लेकिन मौजूदा वक्त में तो नरेंद्र मोदी अपने तौर पर सब कुछ हैं, तो आपको उनका नाम लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर देश की स्थिति नाजुक है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसके लिए जिम्मेदार भी जनता चाहे ना चाहे एक ही शख्स को देगी जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। सफलता भी उन्हीं के चेहरे से जुड़ी है, असफलता भी उन्हीं के चेहरे से जुड़ी है। तो ऐसे में हर इशू को उठाने के साथ अगर आप उस नेता का नाम लेंगे तो फिर आपकी राजनीति में भी उसका विकल्प नहीं होगा, बल्कि आप उसमें कुछ प्लस ही कर रहे हैं। सवाल यहां पर किसी के भी जहन में आएगा, वो मुद्दे कैसे उठाए जा सकते हैं। हमें लगता है कि आप अगर 10 मुद्दों को चुन लीजिए, 10 मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा मौजूदा वक्त में बैंकिंग सिस्टम का है। बैंकिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट है, एनपीए है, खेती मजदूरी का सवाल है, राइट टू फूड का सवाल है, डिजिटल इंडिया की कनेक्शन भारत के सिस्टम के साथ कैसे करी जाए जिससे लाइफ इजी हो जाए, इस दिशा में भी विजन बनाने की जरूरत है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, नोटबंदी के बाद जिसके पास काम नहीं है, उसको आने वाले वक्त में कैसे काम मिलेगा, यह विजन भी खुद ही क्रिएट करना है। जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है वो कितनी गलत है या उसके तौर तरीके कितने गलत हैं, यह भी आपको उस विजन के साथ बताना है कि राजनीतिक विकल्प भी आप दे रहे हैं और वैकल्पिक सोच को भी आप जनता के सामने रख रहे हैं। इसके लिए आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है, और कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन ना हो ऐसा संभव नहीं है, कांग्रेस के पास लोगों की कमी हो ऐसा संभव नहीं है, और कांग्रेस के भीतर जो नेता हैं, जो कद्दावर नेता, उनके पास पैसों की कमी हो, हमें लगता है यह भी संभव नहीं है। बड़े लंबे वक्त तक राज किया है, और इस देश के ऐसे वक्त में कांग्रेस खाली हाथ खड़ी हुई है, हाथ का चुनाव चिन्ह लेकर, जिस वक्त इस देश के कॉरपोरेट के भीतर से कहीं सुगबुगाहट सुनाई देती है, दिखाई देती है, संकेत निकल कर आते हैं, कोई तो खड़ा हो। तो ऐसे इश्यूज को लेकर आप चीज़ों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में समझना होगा, आपके तुरंत सामने पश्चिम बंगाल खड़ा है, आप किसके साथ खड़े होंगे, ममता बनर्जी के साथ या लेफ्ट के साथ, या लेफ्ट और ममता बनर्जी दोनों को कहेंगे कि एक साथ खड़े होइए, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी और हम आपके साथ खड़े हैं। यह समझना होता है उस वक्त में जब आप समझ पा रहे हो कि आपके पास विजन मोदी के अल्टरनेटिव का नहीं, मौजूदा इंडिया के अल्टरनेटिव का है। और यह विजन आप तभी दे पाएंगे जब आप मोदी का अल्टरनेटिव बनने की कोशिश नहीं करेंगे, जब आप इस देश को एक वैज्ञानिक तरीके से उस विजन से जोड़ेंगे जिसमें इस देश के सामने उभरे हुए संकट आने वाले वक्त में
आपके जरिए कैसे समाधान के रास्ते निकल पाए, यह विजन अगर आपके पास है, यह सोच है जिस पे लगातार काम करने की जरूरत है, जो काम नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए जो पूरी की पूरी टीम होती है, अगर उस टीम के सामने फिर वही सवाल होगा कि आप बिना मोदी का नाम लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो यह तत्कालिक है, यह सीढ़ियां हैं। नरेंद्र मोदी सीढ़ी या लिफ्ट है, आप जो भी मान लीजिए। आरएसएस आपके लिए सीढ़ी या लिफ्ट है, लेकिन उस सीढ़ी और लिफ्ट तो हमेशा रहेगी, उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति बदलते रहेंगे। इसीलिए अपनी सीढ़ी आपको खुद बनानी होगी। ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि मीडिया और जुडिशरी जो लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर थे, वह भी इस दौर में लुप्त हो गए। तो कहीं ऐसी चीजें भी पैरेलल में काम करनी होगी जो खुद आपको बताना होगा कि जुडिशरी वर्क क्यों नहीं कर पा रही है, मीडिया क्यों इस रूप में गोदी में जाकर बैठ गई है, जहां से उसको लोकतंत्र पर निगरानी का काम करना था, उसको उन स्थितियों को डेवलप करना था जहां इस देश में डेमोक्रेसी बरकरार रहे, वह नहीं कर पा रही है। तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर या संघ का नाम लेकर यह राजनीति बड़ी तात्कालिक है। हमारे पास विजन क्या है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, एनपीए कैसे खत्म होगा, रोजगार कैसे डेवलप होगा, एग्रीकल्चर से जुड़े मजदूरों के सामने हम कौन सा विकल्प रखेंगे और आने वाले वक्त में ऐसा रखेंगे। 3 स्टेट तो हैं आपके पास, राजस्थान है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है। क्या कोई राजनीतिक प्रयोग किए गए यहां पर जिससे एक आइडियल स्थिति निकल आएगी, या 5 साल वक्त काटे जा रहे हैं आपस में झगड़ा करके, यह समझ भी नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस अपने भीतर ना देखे, लीडर को खोजे, वह लीडर जो इन चीजों को संभालने की स्थिति में हो। और अगर नहीं संभाल पाएंगे तो ऐसे में लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में लाना पड़ेगा आपको। वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, वो वकील हो सकते हैं, वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वह जर्नलिस्ट हो सकते हैं। कांग्रेस को अपने भीतर वैसे लोगों को समाहित करना होगा और उनके जरिए उस राजनीतिक दृष्टि को डेवलप करना होगा जो मौजूदा वक्त में पूरी राजनीति बदल चुकी है। क्योंकि अब वो पारंपरिक राजनीतिक जीने का वक्त नहीं है। इस राजनीति को बदलने के लिए कांग्रेस को अपने आप को मथने की प्रक्रिया में लाना ही होगा, चाहे अनचाहे आपको उस दिशा में जाना ही होगा। सवाल ये नहीं है कि कल को अगर राहुल गांधी ही अध्यक्ष बन जाए या सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रहे या XYZ कोई दूसरा बन जाए या कपिल सिब्बल ही बन जाए या गहलोत निकल कर आए राजस्थान से, वो इससे क्या होगा। सवाल निर्णय लेने का है, सवाल विजन को डेवलप करने का है, सवाल विजन के साथ उस कंटेंट की जमीन को जोड़ने का है जिस जमीन पर इस देश की जनता खड़ी है, और उस जनता के साथ आप खुद खड़े होने का वक्त है ये। अन्यथा स्थिति नाजुक होती चली जाएगी, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार होता है कि पीसीसी में चुनाव नहीं हो रहा है, CWC में चुनाव नहीं हो रहा है, अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। तो सवाल कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति 250 लोग को नाम ले आए पीसीसी में से, वो खड़ा हो जाए और बेचैनी पैदा कर दे। लेकिन नहीं, कांग्रेस गांधी परिवार के अलावे नहीं देखेगी। और गांधी परिवार की मौजूदा मुसीबत क्या है, वो बैग एंड बैगेज से इस रूप में दबी हुई है जहां पर इतने मुद्दे उसको घेरे रहते हैं। सवाल वंशवाद का नहीं है, सवाल शहबानो केस का भी है, बाबरी मस्जिद का भी है, राम जन्मभूमि में ताला खुलवाने का भी है, सवाल इस दौर में CA NRC की परिस्थिति लाने का भी है, सवाल 370 का भी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सवाल हैं। सवाल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का भी है, करप्ट पॉलिटिक्स करने का भी है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। लेकिन एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हमेशा एक नई टीम से होती है, और जो पुरानी टीम होती है वो अपने अनुभव के आश्रय सांगठनिक तौर पर काम को करते हुए दिखाई नहीं देती है, बल्कि वो काम पर्दे के पीछे करती है। अहमद पटेल इंडिविजुअल लेवल पे यही काम कर रहे थे, लेकिन अहमद पटेल भी बढ़ पाने की स्थिति में क्या जिन 23 नेताओं ने हस्ताक्षर किए उसमें किसी की हैसियत है या काबिलियत है या हुनर है, वो क्या नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप खुद को कर्टेन के भीतर रखकर बिना किसी उम्मीद और आस के रहें और उसके बाद पार्टी को डेवलप करने की सोचे, पहली लड़ाई तो यही रहती है कि राहुल की चौकड़ी में कौन शामिल हो जाएगा। जो शामिल होगा वो सबसे कद्दावर हो जाएगा। कमाल की सोच है ये। राहुल खुद इस देश में राजनीतिक तौर पर कमजोर नजर आएंगे, लेकिन उसकी चौकड़ी में अगर आप शामिल हो गए कोई कांग्रेसी तो वो ताकतवर हो जाएगा। ये क्या परिस्थिति, इसका मतलब है आप ऐसी ही सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। इस सीढ़ी पर बैठे हैं तो आप कुछ देखेंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे तो देखिए आप यहां गर्दन कट गई, ये कट जाएगा। यानी आप ऐसी परिस्थिति में हैं
कि हर सीढ़ी पर खड़े होकर आप अपने अनुकूल परिस्थितियों को गढ़ना चाहते हैं। राजनीति इससे कतई नहीं होगी। और अगर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा वक्त में यही है कि वह अपने उस संगठन को उस सोच के हिसाब से मथना शुरू करे जिस संकट को हर कोई देख रहा है। कांग्रेसी भी देख रहे हैं, जर्नलिस्ट भी देख रहे हैं, वकील भी देख रहे हैं, प्रोफेसर्स भी देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं और खुद बीजेपी भी देख रही है। बीजेपी के भीतर कैबिनेट मिनिस्टर्स की क्या हैसियत है यह बताने की जरूरत है, मुख्यमंत्रियों की क्या हैसियत है यह बताने की जरूरत है। यहां पर डायनेस्टी है तो वहां तो स्लेवरी है। तो क्या यह स्लेवरी की राजनीति चलेगी? जब तक सत्ता है चलेगी, सत्ता नहीं रहेगी तो नहीं चलेगी। कांग्रेस को इसी बात को समझना होगा और शायद इसी बात को मथना होगा, क्योंकि कोई बड़ी मुलाकात तो अहमद पटेल से हमारी नहीं है, लेकिन एक दो बार जब भी मुलाकात हुई है उस वक्त कांग्रेस की स्थिति जो कमज़ोर हो रही थी, उस वक्त उनके भीतर का जो दर्द था, उस दर्द में वह दो बातों का जिक्र हमें इसलिए याद है। वो कह गए, उनका कहना था कि आप लोग जर्नलिस्ट अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी लड़ाई लड़ता है तो वह पार्टी से भी बड़ा हो जाता है, और पार्टी हमारी अगर इतनी कमज़ोर है कि आप जब लड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हमें लगता है कि पार्टी में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात उनके भीतर ये था, वो बार बार कहते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस दरवाजे से आपका रास्ता कोई निकल ही आए, लेकिन जो कोई भी आएगा वह अपनी बात को कह के जाएगा। यानी इतना संयम होना चाहिए, आप में सारी बातों को सुनने का संयम होना चाहिए। ये अगर स्किल्स है किसी में, और वो स्किल अगर कांग्रेसियों में कम होते चला जा रहा है, तो फिर ये कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है। लेकिन उम्मीद और आसरा इसलिए है क्योंकि मौजूदा वक्त में इस देश के सामने सारे संकटों का चेहरा एक ही है, सारी उपलब्धियों का चेहरा एक ही है। तो उस शख्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, अपने उस भारत को बनाने की जरूरत है जो भारत आपके जहन में है। क्योंकि मौजूदा वक्त में हर इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं, हर व्यक्ति समुदाय के भीतर में संकट है। जाति के तौर पर राजनीति हो या धर्म के तौर पर राजनीति हो, उसके भीतर भी संकट है। और पूंजी और अपराध का बोलबाला कुछ इस तरीके से है जिसे काउंटर करने के लिए किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई खुद ही समझ जाएगा। अहमद पटेल जी को श्रद्धांजलि, और कांग्रेस के लिए एक राह खुले और मौजूदा भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में कहीं कुछ उबाल पैदा हो, एक वैकल्पिक सोच इस देश के भीतर में आए। इसी उम्मीद और आस के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।